वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। सो आज है 25 जनवरी। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं और जिन आर्टिकल्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक इंसिडेंट का अपडेट आया है फ्रॉम अ वॉर फ्रंट जो कि आपके यूरोप के अंदर एक्टिव है। वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया एंड यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो हमने अपनी रीसेंट वीडियो में भी बात की थी कि किस तरह काफ़ी डीपर अटैक्स अब हो रहे हैं, कैसे ड्रोन्स को यूज़ करके यूक्रेन रशिया के इनसाइड अटैक कर रहा है। और इसी चीज़ को लेकर अपडेट ये आया है कि रशिया का एक प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें 65 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। एंड इसको लेकर रशिया ने जो इसका ब्लेम है वो यूक्रेन पे डाला है कि यूक्रेन ने ड्रोन अटैक के थ्रू इस प्लेन को क्रैश करवाया है। तो इसकी कुछ डिटेल्स हम देख लेंगे यहाँ पे। फिर हम अपने एक नेबरिंग कंट्री की बात करेंगे विच इज़ भूटान। तो रिसेंटली भूटान के अंदर उनके 4th नेशनल इलेक्शंस हुए हैं। तो कुछ बातें जो भूटान के बारे में हमें पता होनी चाहिए, किस तरीके के से ट्रांजिशन कर रहा है भूटान फ्रॉम बीइंग अ मोनार्की टुवर्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की से कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये उनका 4th पार्लियामेंट्री नेशनल इलेक्शन था, तो कैसे ये प्रोसीडिंग्स होती हैं और क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इस चीज़ के, ये हम यहाँ पे देख लेंगे। फिर हम बात करेंगे नेटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो। अब नेटो न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि स्वीडन ने अप्लाई किया हुआ है कि स्वीडन वांट्स टू ज्वाइन नेटो। और यहाँ पे एक कंडीशन ये आती है कि अगर किसी कंट्री की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है तो नेटो के सभी मेंबर्स को इसको देख के अप्रूवर देना होता है। तो अभी तक स्वीडन की मेंबरशिप के ऊपर तुर्की, जो कि टर्की का नया नाम है तुर्की ने पहले ऑब्जेक्शन लगाया हुआ था, लेकिन अब रीसेंट अपडेट ये आया है कि तुर्की ने स्वीडन की नेटो मेंबरशिप को रैटिफाई कर दिया है। अब सिर्फ एक साइन बचा है, एक अर्जन बची है विच इज़ हंगरी। एंड हंगरी का एज़ कम्पेयर टू तुर्की इतना कोई बड़ा मेजर इशू एज सच नहीं एस्केलेट हुआ है। तो इसीलिए बहुत जल्द स्वीडन को कंप्लीट अप्रूवल मिल सकता है और स्वीडन भी नेटो का मेंबर बहुत जल्द बन सकता है क्योंकि तुर्की ने रेटिफाई कर दिया है। तो ये एक अपडेट है, इसको देख लेंगे हम यहाँ पे। फिर हेल्थ पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे लेप्रेसी की, बिकॉज रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 ड्रग रेजिम जो है लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के लिए उससे लाया गया है। क्या होता है लेप्रेसी, क्या इंसिडेंस है इसका, कितना बर्डन है इंडिया में लेप्रेसी का, हमारा गोल क्या है लेप्रेसी को एंड करने का, और उसके अंदर ये 3 ड्रग रेजिम क्या रोल प्ले कर सकती है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। और लास्टली बात करेंगे इंडिया के टेलीकॉम एक्ट के बारे में, जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के थ्रू हम अपने टेलीकॉम सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, इवॉल्व करवा रहे हैं। इसके क्या मेजर पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ये कुछ डिस्कशंस हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रशिया और यूक्रेन वॉर फ्रंट पे। ठीक है, अब अपडेट हमारे पास ये आया है कि रशिया के अंदर एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन जा रहा था जिसमें यूक्रेन के 65 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, कैप्चर्ड प्रिजनर्स थे। एंड इनको प्रिजन एक्सचेंज फैसिलिटी के पास ले जाया जा रहा था। एंड इस दौरान यहाँ पे रशिया का ये कहना है कि यूक्रेन ने अटैक किया जिसकी वजह से ये जो प्लेन है ये क्रैश हो गया। हालांकि अभी तक यूक्रेन ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि उन्होंने ये अटैक किया है या नहीं। अभी तो एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि एक तरह का ब्लेम गेम चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, और इसे लेकर इवन रशिया ने ये भी कहा है कि दे हैव कॉल्ड फॉर एन एमरजेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल की है रशिया ने, जहां पे रशिया इस इंसिडेंट को डिस्कस करेगा। ठीक है जी, तो ये हमने देखा था कि किस तरह अभी इलेक्शंस होने वाले हैं रशिया के अंदर, और रशिया की ये कोशिश है कि इलेक्शन से पहले व्लादिमीर पुतिन साहब भी पोर्ट्रे कर रहे हैं या दिखाना चाहते हैं रशियंस को कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ऑल सिचुएशन इज़ इन कंट्रोल। और इसी टाइम पे यूक्रेन थोड़ा सा एग्रेसिव होकर काफ़ी डीपर डाउन ड्रोन अटैक्स कर रहा है जस्ट टू शो कि नो द टेंशंस आर स्टिल देयर, द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन एंड दे आर शोइंग
द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट टू द रशियंस। तो इसके चलते अब ये एक इंसिडेंट हुआ है। कल परसों हमने बात की थी कि किस तरह उस्तलुगा पोर्ट के पास एक गैस फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुआ था और वहाँ पे गैस फैसिलिटी के अंदर फायर कैच हो गई थी। तो उसके बाद अब ये अपडेट हमारे पास आया है। ये हम बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई जिस तरह वेस्ट एशिया में इजराइल और हमास एक्टिव वॉर जोन चल रहा है, सिमिलरली रशिया यूक्रेन वॉर लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी ये सिचुएशन अच्छी नहीं हो रही है, रादर हमें थोड़ी सी डिग्रेड होती ही नज़र आ रही है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल ग्रुपिंग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है नेटो की। ठीक है, नेटो जिसका फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेटो को ना कभी कभी कुछ आर्टिकल्स के अंदर नॉर्थ एटलांटिक अलायंस भी लिखा होता है, लेकिन ये उतना कॉमन नेम नहीं है, बहुत कॉमनली इसे नेटो ही बोला जाता है। अब नेटो है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। याद रखेंगे कि ये कौन सा अलायंस है, दिस इज अ इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। ओके जी, एज ऑफ नाउ इस नेटो में 31 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ठीक है, हाल ही में रिसेंटली हमने देखा था कि फिनलैंड को ऐड किया गया था, फिनलैंड नेटो का मेंबर बनता है। हालांकि स्वीडन और फिनलैंड ने दोनों ने अप्लाई किया हुआ था नेटो की मेंबरशिप के लिए, जिसमें से जो फिनलैंड है उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है और स्वीडन की एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए थे किसने? तुर्कई ने, या फिर कह लीजिए टर्की ने। टर्की इज द ओल्ड नेम, नया नाम है तुर्कई। ठीक है, तो तुर्कई ने स्वीडन की एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए थे, इसीलिए डिले हो गई स्वीडन की एप्लीकेशन और फिनलैंड रिसेंटली नेटो का 31st मेंबर बना था। ठीक है जी, अब यहाँ पे अपडेट ये आया है कि टर्की की पार्लियामेंट ने स्वीडन की नेटो मेंबरशिप रेटिफाई कर दी है। काफ़ी टाइम से जो ऑब्जेक्शंस उन्होंने लगाई हुई थी उन्हें हटाकर तुर्कई ने इनकी मेंबरशिप को रेटिफाई कर दिया है। अब बस बचता है कौन? अब बचता है हंगरी। अगर हंगरी भी स्वीडन की मेंबरशिप को सपोर्ट कर देता है तो स्वीडन बहुत जल्द नेटो का 32nd मेंबर बन जाएगा। ठीक है जी, अब आप ये देखो, पहली चीज़ ये देखो कि फिनलैंड और स्वीडन ने क्यों अप्लाई किया नेटो की मेंबरशिप के लिए। ठीक है, हालांकि जो नेटो है इसकी फॉर्मेशन तो 1949 में हो गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नेटो की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन इतनी टाइम के बाद अब हम देखते हैं कि स्वीडन और फिनलैंड कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो नेटो का मेंबर बनना है। ऐसा क्यों? कोल्ड वॉर एरा जो था उसमें स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है, जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं और रशिया एक एग्रेसिव मोड में नज़र आता है, तो ऐसे केस में अब देखो जी, स्पेशली अगर हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड तो बॉर्डर करता है रशिया को। स्वीडन बिल्कुल नेबरहुड में है, बॉर्डर नहीं करता, लेकिन उसके रीजन में ज़रूर आता है। तो इन्होंने रशिया के फ्रंट को देखते हुए नेटो ज्वाइन करने का फैसला लिया, क्योंकि नेटो एक इंटर मिलिट्री अलायंस है। यहाँ पे एक चीज़ मानी जाती है कि अगर नेटो के किसी एक मेंबर के ऊपर भी कोई कंट्री हमला करता है तो इसका मतलब पूरे नेटो के मेंबर के ऊपर हमला हुआ है। तो ये सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, कंट्रीज़ की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है जो नेटो के मेंबर हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए अब एकदम से स्विच बदला है स्वीडन और फिनलैंड ने। हालांकि फिनलैंड तो मेंबर बन चुका है और स्वीडन बहुत जल्द 32nd मेंबर के तौर पे नेटो में ऐड हो सकता है। ये एक अपडेट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, अब ऑब्जेक्शन किस चीज़ का था, थोड़ा इसका भी आइडिया रखिए। तुर्कई ने ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि स्वीडन कुछ कुर्दिश ग्रुप्स जो हैं उनके जो मेंबर हैं उनकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है, उनको रिसीव कर रहा है। हम उन लोगों को एज ए टेररिस्ट देखते हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशंस उनको स्वीडन के अंदर एंट्री मिल रही है। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में स्वीडन ने अपनी एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन को और टाइटन अप किया और जो सिक्योरिटी स्टेप्स हैं उनको बढ़ाया, ताकि जो कंसर्न तुर्की रेज कर रही थी वो यहाँ पे एड्रेस हो जाए। ठीक है जी, तो ये अपडेट हमारे पास आया है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ग्रुपिंग कॉल्ड एज नेटो। आगे बढ़ेंगे, हम अपने नेबरहुड की बात करते हैं भूटान की। ठीक है,
अब भूटान न्यूज़ में इसलिए आया है बिकॉज भूटान में रिसेंटली वहाँ पे नेशनल इलेक्शंस हुए हैं, 4th नेशनल इलेक्शंस हुए हैं, और वहाँ पे पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो भूटान के नेशनल असेंबली के इलेक्शंस जीत चुकी है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली खास बात ये है कि 2008 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2008 से पहले भूटान में एब्सोल्यूट मोनार्की थी, कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं था, किंग का रूल था एंड एब्सोल्यूट मोनार्की थी। लेकिन इसे चेंज किया गया, एब्सोल्यूट मोनार्की को कन्वर्ट किया गया इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। किस में कन्वर्ट किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। तो एज ऑफ नाउ अभी भूटान क्या है? भूटान इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्क कंट्री। यहाँ पे जो भूटान के किंग है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि मोनार्की है। लेकिन यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाई गई है, और उस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो किंग ऑफ भूटान इज हेड ऑफ द स्टेट, वेयर एज द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। एंड 2008 से लेकर अब तक भूटान के अंदर 4 मेजर नेशनल इलेक्शंस हो चुकी हैं। सिमिलर सिस्टम है वहाँ पे पार्लियामेंट्री मोनार्की का, कि एक तो किंग ऑफ भूटान हो गए, उसके अलावा एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि भूटान के अंदर जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, लोअर हाउस के जो इलेक्शंस होते हैं, वो 2 टायर सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं। एक होता है प्राइमरी राउंड ऑफ इलेक्शन और दूसरा होता है जनरल इलेक्शन। प्राइमरी राउंड में क्या होता है कि जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शंस में। ठीक है जी, सबने वोट डाली। अब जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग जो टॉप 2 पार्टीज होंगी, ठीक है, जिनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिली होंगी, टॉप 2 पार्टीज, वो लड़ेंगी फॉर जनरल इलेक्शंस। और जनरल इलेक्शंस में डिसाइड किया जाएगा कि इन दोनों पार्टीज में से रूलिंग पार्टी कौन सी होगी और ऑपोजिशन पार्टी कौन सी होगी। ठीक है जी, और यही हुआ। और वहाँ पे जो जनरल इलेक्शंस हुए उसके अंदर पीडीपी, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, ओवरऑल अगर हम इनके प्रिंसिपल्स देखें तो काफ़ी लिबरल पार्टी है, उन्हें यहाँ पे विक्ट्री मिली है। किस चीज़ को लेकर कंपेन किया, हम क्या देख सकते हैं, डेवलपमेंट देख सकते हैं भूटान में, क्योंकि पीडीपी वहाँ पे जीती है। तो पीडीपी क्योंकि एक लिबरल पार्टी है, उनका मेन जो कंपेन था वो इकोनॉमिक रिकवरी के अराउंड था। ठीक है, कि हमें भूटान की इकोनॉमिक रिकवरी करनी है। बिकॉज भूटान के जो अगर हम इम्पॉर्टेंट इश्यूज देखें तो इकोनॉमी वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी लो जा रही है। पिछले 5 सालों से कुछ 1.6% की इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। फिर काफ़ी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी है। 2022 में कुछ 28.6% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भूटान में थी। फिर पैंडमिक के बाद, कोविड के बाद, उनका जो प्राइवेट सेक्टर है वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाया है, एक तरह से स्टैग्नेंट हो चुका है प्राइवेट सेक्टर। और टूरिज़्म, जो कि भूटान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज़्म में भी एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है, जिसके चलते भूटान का जो टोटल डेट है वो उनकी जीडीपी का 124.5% हो चुका है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखकर हमें पता चल रहा है कि यस, इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मास माइग्रेशन बहुत हो रही है भूटान में। जो हाई स्किल्ड लोग हैं वो बाकी और कंट्रीज़ में जा रहे हैं फॉर एजुकेशन, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जिसकी वजह से मास माइग्रेशन देखने के लिए मिल रही है। और एक और चीज़ है भूटान, जो आई वुड लाइक टू हाईलाइट, कि बीते कुछ टाइम में भूटान की जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो भी डिक्लाइन हो रही हैं। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए ग्रॉस जो नेशनल हैप्पीनेस है, जिसके लिए भूटान को जाना जाता है, ये सेंट्रल थीम है। और उस हैप्पीनेस के अंदर इकोनॉमिक रिकवरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़रूरी है, एंड प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना ज़रूरी है। तो ये कुछ गोल्स पीडीपी पार्टी ने रखे थे, एंड पीडीपी बीइंग द ओल्डेस्ट पार्टी, एंड इसको ट्रस्ट किया गया है कि भूटान को दोबारा वो स्टेबलाइज कर पाएंगे और एक बेटर और एक प्रॉस्परस भूटान हमें मिलेगा। भूटान इंडिया के लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है, ये एक ऐसा नेबर है हमारा जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है। तो इसीलिए भूटान की क्या डेवलपमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिक्स, इसके बारे में हमें एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेप्रेसी की। ठीक है, तो लेप्रेसी के ट्रीटमेंट को लेकर एक 3 ड्रग रेजीम सेंटर ने रिलीज़ की है।
आपको पता होना चाहिए कि लेप्रेसी क्या होता है, जिस बीमारी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेप्रेसी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि वायरल है, फंगल है कि बैक्टीरियल है, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए लेप्रेसी इज अ बैक्टीरियल डिजीज जिसे कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे कॉज करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम भी याद रखेंगे कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होती है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। अब होता क्या है इस डिजीज़ में, ये जो बैक्टीरिया है ये जो स्किन के ऊपर नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, उनको अफेक्ट करता है, स्किन को अफेक्ट करता है, और नोज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो लाइनिंग है इसे अफेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्किन पे अल्सर्स हो जाते हैं, नर्व जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं और मसल्स वीक हो जाती हैं। एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी नहीं भूलेंगे, दैट लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट लिखी हुई आ सकती है, याद रखेंगे लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज। ठीक है, अब इंडिया के अंदर लेप्रेसी का इंसिडेंस काफ़ी है। WHO के अकॉर्डिंग इंडिया में अगर हम 10,000 पॉपुलेशन की बात करें तो एनुअली 4.56 एक डिटेक्शन रेट है इन दी 10,000 पॉपुलेशन। तो बेसिकली हर साल 1,25,000 नए पेशेंट लेप्रेसी के इंडिया में आते हैं। तो लेप्रेसी का काफ़ी बर्डन इंडिया में है और इसीलिए इसे सीरियसली लिया जा रहा है, और इसको एलिमिनेट करने के लिए इंडिया एक प्रोग्राम लेकर आता है जिसका नाम है नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, NLEP। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके थ्रू हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये जो अभी 4.56 का डिटेक्शन रेट आ रहा है ना 10,000 पॉपुलेशन में, हम इसको लेस देन 1 केस कर दें, ये हमारा एम है। और अल्टीमेटली 2030 तक हम कंप्लीटली जो लेप्रेसी है इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट से इसे एलिमिनेट कर दें। रादर हमारा अब जो टारगेट हम ले रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि 2027 तक हम लेप्रेसी को इरेडिकेट कर दें। हम इतना स्ट्रिक्ट यहाँ पे इसे लेकर स्टेप्स ले रहे हैं। अब अपडेट क्या आया है कि लेप्रेसी की ट्रीटमेंट को लेकर एक नया प्लान हमारे पास आया है। 3 ड्रग रिजीम लाई गई है जिससे कि 2027 तक हम लेप्रेसी को ख़त्म कर दें। ठीक है, अब ये जो 3 ड्रग रिजीम लाई गई है ये PB केसेस के लिए लाई गई है। PB केसेस कौन से होते हैं, पॉसीबैसिलरी केसेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिवीजन आती है, 2 डिवीजन होती है, एक होती है PB विच मीन्स पॉसीबैसिलरी, और एक होती है MB विच इज़ मल्टीबैसिलरी। ये 2 तरह के केसेस होते हैं। ठीक है, इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो PB केसेस के लिए ये 3 ड्रग रिजीम यहाँ पे लाई गई है। ठीक है जी, इस मल्टी थेरेपी के अंदर बेसिकली 3 ड्रग यूज़ हो रहे हैं। डैप्सोन जो कि एक स्टेरॉइड है, फिर एक रिम्फैम्पिसिन जो कि एंटीबायोटिक है, और क्लोफाजीमाइन जो कि एक एंटीबायोटिक है। तो 2 एंटीबायोटिक्स और एक स्टेरॉइड के यूज़ से PB के केसेस को मैनेज किया जाएगा। तो ये 6 महीने के लिए PB के केसेस में खाई जाएगी मेडिसिन, और मल्टीबैसिलरी के केसेस में ये 1 साल 12 मंथ्स तक ली जाएगी। ठीक है, तो ये एक अपडेट हमारे पास आया है। आपके लिए ड्रग्स के नेम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए लेप्रेसी क्या है, क्या इसकी इंसिडेंस रेट है, क्या हमारा टारगेट है इसे रिड्यूस करने का, इसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। फिर बात करते हैं टेलीकॉम एक्ट के बारे में। तो हमारी पार्लियामेंट ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 2023 पास किया, जिससे कि हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है उसे पूरी तरीके से रिफॉर्म किया जा रहा है। अब इस एक्ट से होगा क्या, कुछ बातें आपने याद रखनी है। इस एक्ट के थ्रू हमारे जो पुराने एक्ट थे, जैसे कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, कितना पुराना एक्ट था, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट ऑफ 1950, ये सारे के सारे जो लॉज हैं इनको रिप्लेस कर दिया गया है बाय द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 2023। इसमें जो भी टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, किसी को स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करना है, कुछ भी, इन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइजेशन देगी। ठीक है, सिंपल शब्दों में आपको समझा रही हूँ। इसमें कुछ प्रोसीजर्स भी और सेफगार्ड्स भी डाले गए हैं कि किस तरीके से इसकी टेलीकम्युनिकेशन की जुड़े हुए इंटरसेप्शंस को लेकर क्या प्रोसीजर होगा, क्या सेफगार्ड होगा, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और साथ ही में अगर कोई अब वायलेशन करता है तो ऐसे केस में स्ट्रिक्ट
और या फिर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के मेजर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। 3 साल की जेल हो सकती है या फिर 50 लाख रुपए का फाइन भी हो सकता है। साथ ही में इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पे डाला गया है और फास्टर कनेक्टिविटी को एनहांस किया जाए और लास्ट माइल तक टेलीकम्युनिकेशन की डिप्लॉयमेंट हो, हाई स्पीड फिक्स ब्रॉडबैंड एक्सेस कंट्री में हो, ये इसका एक मेन एम है। इसके और हिक्स एंड नुक्स हम बहुत बार कवर कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसका एक ओवरऑल आइडिया डिस्कस कर रहे हैं। इसे कंप्लीट डिटेल में आप अपनी जो करंट अफेयर क्लासेस द्रोणाचार्य में होती हैं वहाँ पे इसे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।